अरेस्ट को कंप्लीट करेंगे। तो अरेस्ट हमारा दिया गया है चैप्टर 5 में सेक्शन 35 से लेके 62 का। एक बेसिक मीनिंग जान लेते हैं अरेस्ट का होता क्या है। मीनिंग ऑफ अरेस्ट, द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जब मूव करने का फ्रीडम अगर छीन जाए किसी पर्सन का तो वह और उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी उस पर्सन की कर्टेल हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो अरेस्टेड है। ठीक है, अरेस्ट में जो पर्सन होता है वो डिप्राइव हो जाता है अपनी लिबर्टी से। ठीक है, अरेस्ट के दो परसेप्शंस हो सकते हैं, सोसाइटल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जो सोसाइटी चाहती है कि जो कल्प्रिट है उसको हम लोग जेल पहुंचाएं, लेकिन जो इंडिविजुअल चाहता है कि उसकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी भी है। अरेस्ट के दो फेसेट हो सकते हैं। एवरी डिप्राइव ऑफ द लिबर्टी इज़ नॉट अरेस्ट। ठीक है, और एनी डिराइव बाय द लीगल अथॉरिटी इज़ एन अरेस्ट। अरेस्ट के लिए एक चीज़ एसेंशियल है जो कि है लीगल अथॉरिटी। कोई भी लीगल अथॉरिटी ही अगर तुम्हारी जो पर्सनल लिबर्टी उसको कर्टेल कर रहा है तभी वो अरेस्ट कहलाएगा। कोई भी लिबर्टी तुम्हारी छीन जा रही है, हर लिबर्टी वो अरेस्ट नहीं होती। लीगल अथॉरिटी तुमको अरेस्ट करती है तब जाके वो अरेस्ट कहलाता है। अब लीगल अथॉरिटी किसके पास हो सकती है? तो लीगल अथॉरिटी हमारी होती है पुलिस के पास। पुलिस ऑफिसर या तो वारंट के साथ करे या विदाउट वारंट करे, या तो प्राइवेट पर्सन करे, या तो फिर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेंगे। सबके इंडिविजुअल सेक्शंस हम लोग हॉरली कवर करेंगे। फिर अरेस्ट मैंडेटरी नहीं होता। जब हम अगर बीएनएस सीआरपीसी की लैंग्वेज में बात करें तो पुलिस का डिस्क्रिशन होता है इसमें। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया मे, नॉट शैल। हर केस में पुलिस ऑफिसर का ज़रूरी नहीं होता है, फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि उनको अरेस्ट करना है कि नहीं करना है। अब थोड़ा सा इसका वो देख लेते हैं क्या क्या सेक्शंस हम लोग कवर करेंगे। तो चैप्टर जो 5 है जो कि सेक्शन 35 से लेकर 62 तक दिया गया, इसमें सेक्शन 35 में दिया गया अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, किस कंडीशन में अरेस्ट विदाउट वारंट किया जा सकता है। सेक्शन 36 में बात करता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। किस प्रोसीजर क्या है, जैसे यहाँ पे हमारा AVC एक शॉर्टकट है हमारा। AVC मीन्स एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर मार्क। मीन्स जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहे हैं उसका जो नेम प्लेट होगा वो एक्यूरेट होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। मतलब आइडेंटिटी जो होनी चाहिए जिसको जो अरेस्ट कर रहे हैं उसका एकदम क्लियर होना चाहिए। और अरेस्ट मेमो ज़रूरी। अरेस्ट मेमो में एक्यूज के साइन होंगे और एक और विटनेस के साइन होते हैं अरेस्ट मेमो में। फिर है हमारा डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। पुलिस कंट्रोल रूम के बारे में बात है कि जब अरेस्ट किया जाएगा तो उसको फिर पुलिस कंट्रोल रूम में ले जाके इन्फॉर्म किया जाएगा कि इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। सेक्शन 38 में बात करता है कि एडवोकेट, राइट टू हैव एडवोकेट हमारे पास है। मीन्स कोई भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उसके पास अधिकार है एडवोकेट को कांटेक्ट करने का, और वो उसको असिस्ट करेंगे इंटेरोगेशन के टाइम पे। जो फर्स्ट टाइम इंटेरोगेशन होगा उस टाइम पे असिस्ट करेंगे, बट पूरे समय में पूरे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस साथ रहे ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन फर्स्ट इंटेरोगेशन में ये राइट है एक्यूज्ड का कि उसको एक वकील दिया जाए। फिर अरेस्ट हो सकता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। ये नॉन कॉग्निजेबल केस के बारे में बात किया जा रहा है। ये कॉग्निजेबल विदाउट वारंट में हमारा कॉग्निजेबल केस रहेगा, और नॉन कॉग्निजेबल केस है तब भी अरेस्ट किया जा सकता है अगर सामने वाला व्यक्ति नाम बताने से मना कर दे। उस नाम को पता करने के लिए भी अरेस्ट किया जा सकता है। फिर सेक्शन 40 में बात की जाती है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। 41 में अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। 42 में आर्म्ड फोर्सेस के बारे में दिया गया। 43 में अरेस्ट हाउ मेड, मतलब अरेस्ट कैसे किया जाएगा, हैंडकफिंग होगी नहीं होगी। फिर सेक्शन 44 में सर्च ऑफ प्लेसेस। सेक्शन 45 में अदर जुरिस्डिक्शन। ठीक, उसके सेक्शन 46 में नो नेसेसरी रिस्ट्रेन। अगर वो सबमिशन कर रहा है एक्यूज तो ज़रूरी नहीं है कि उसको रेस्ट्रेन ही किया जाए। सेक्शन 47 में ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट या बेल बताना, राइट है उसका जानने का कि क्या उसके ग्राउंड्स है अरेस्ट के। फिर 48 में बोला गया इन्फॉर्मेशन टू दी रिलेटिव्स एंड दी फ्रेंड, कि जो भी व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है उसको राइट है रिलेटिव या फ्रेंड को बताने का। फिर सेक्शन 49 में सर्च और दी अरेस्टेड पर्सन। फिर 50 में वेपन को सीज करेंगे। फिर 51 में पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और 52 में एग्जामिनेशन होगा एक्यूज्ड का
एग्जामिन होगा एक्यूज का, जो कि एक्यूज ऑफ रेप रहेगा, उसको एग्जामिनेशन 52 में दिया गया है। 53 में बात किया गया है कि एग्जामिनेशन होगा एक्यूज का मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा। 54 में बात करते हैं कि अरेस्टेड पर्सन का आइडेंटिफिकेशन होगा, मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है जो सेक्शन 7 में जो दिया गया है, उसमें जो एक्यूज व्यक्ति उसकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किया जाता है। फिर सेक्शन 55 में दिया गया है अरेस्ट विदाउट वारंट बाय द पुलिस सबॉर्डिनेट के बारे में। फिर अरेस्टेड पर्सन का राइट है कि उसको हेल्थ और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए, सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। फिर अरेस्टेड पर्सन को हमको लेके जाना चाहिए मजिस्ट्रेट के पास में। और ये 58 में बात करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अरेस्ट के मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फिर ये 59 में दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या बोलते हैं डीएम को या फिर एसडीएम को अगर अरेस्ट विदाउट वारंट को दिया गया है तो। फिर उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन एप्रीहेंडेड ये रहेगा। फिर सेक्शन 61 में पावर दी गई है और सेक्शन 62 में जो भी अरेस्ट होगा इस संहिता के अकॉर्डिंग होगा। सेक्शन 35 में दिया गया है पुलिस ऑफिसर का पावर अरेस्ट करने का विदाउट वारंट। कोई भी व्यक्ति जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है, और जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 35 का 1 का ए में। अब देखिए वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट और ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, इसमें अंतर क्या होता है। वारंट में क्या होता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस ऑफिसर को बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके लाओ, तो वो वारंट होता है। और अगर पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट से पूछते हैं कि मुझे अरेस्ट करना है और वो मजिस्ट्रेट अलाउ करते हैं, तब ये होता है ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। फिर सेक्शन 35 के 1 के बी में दिया गया है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हो रहा पुलिस ऑफिसर के सामने में, बट उनको पुलिस ऑफिसर को एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है या फिर रीजनेबल कंप्लेंट मिली या फिर रीजनेबल सस्पिशन है, तो अरेस्ट किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति का। इफ़ द ऑफेंस कमिटेड इज़ पनिशेबल विथ लेस देन 7 ईयर्स, 7 ईयर्स से कम है अगर पनिशमेंट सेक्शन 35(1) के बी में, तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है, ये कंडीशंस में अरेस्ट कर सकती है अगर नेसेसरी है। क्या क्यों नेसेसरी है? ताकि कोई फर्दर कमीशन ऑफ ऑफेंस ना हो, या तो फिर ज़रूरी है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, या ज़रूरी है कि इसको प्रिवेंट करना है कि कोई टैम्परिंग ऑफ एविडेंस ना हो, या फिर प्रेजेंस अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो कोर्ट में वो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं होगा, या फिर अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो वो इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस कर दे के मतलब इन्फ्लुएंस करेगा विटनेसेस को, इसीलिए इसका अरेस्ट ज़रूरी है। ये दिया गया हमारा सेक्शन 35 के 1 के बी का कंडीशंस बता दिए, कौन कौन से कंडीशंस में हम पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। और यहाँ पे ऑफेंस हमारा 7 ईयर्स से कम का है। और यहाँ पे कंडीशंस और बताई गई है कि अगर पुलिस को मिलती है क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, रीजनेबल कंप्लेंट आती है और रीजनेबल सस्पिशन होता है, और ये सब कंडीशंस फुलफिल होती है, तो इस चीज़ को अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी अरेस्ट हो रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस का और वो 7 साल के अंदर का है, तो ये रीज़न को रिकॉर्ड करना राइटिंग में नेसेसरी हो जाता है। अब हमारा आता है कि अगर कोई कंडीशन ऐसा है कि ऑफेंस कमिटेड इज पनिशेबल विथ मोर देन 7 ईयर्स। सेक्शन हमारा 35(1) की बी में दिया गया है कि अगर कोई भी ऑफेंस पनिशेबल है हमारा 7 ईयर्स और कम का, तो वहाँ पे डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है रीजंस को रिकॉर्ड करने की, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे सेक्शन 35 के 1 में, अगर अरेस्ट नहीं भी कर रहे तब भी रीज़न रिकॉर्ड करना है। मतलब ये बात हो गई कि सेक्शन 35(1) के बी में अरेस्ट अगर करेंगे तो भी रीजंस रिकॉर्ड करेंगे और ना करेंगे तो भी रीजंस रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग रीजंस इज़ कंपलसरी यहाँ पे। लेकिन सेक्शन 35 के 1 के सी में, जो कि 7 ईयर्स और मोर के लिए होता है, यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, डायरेक्ट अरेस्ट होता है, कोई भी कंडीशंस अप्लाइड नहीं है, यहाँ पे रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं है रीजंस को। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट
फिर और दिए गए हैं यहाँ पे सबसेक्शंस डी, ई, एफ, जी, लोग उसको देखेंगे। तो जो हमारा सेक्शन 35 का 1 का डी है वो बात करता है प्रोक्लेम ऑफेंडर का, उसका अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। फिर पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ पोजेशन ऑफ द स्टूडेंट प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति है जो कि पोजेशन में है स्टूडेंट प्रॉपर्टी के, उसका भी अरेस्ट किया जा सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो भी अरेस्ट किया जा सकता है। या फिर आर्मी से डिजर्टेड है, माने आर्मी से भागा हुआ व्यक्ति है, तो भी अरेस्ट किया जा सकता है। फिर पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, सच ऑफेंस पनिशेबल इन इंडिया, कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो कि ऑफेंस बाहर इंडिया के बाहर कर रहा है और वो पनिशेबल है इंडिया में, तो भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। फिर रिलीज द कन्विक्ट वॉयलेट्स द कंडीशन, अगर जो कन्विक्ट है रिलीज हो गया है कंडीशन पे, उसको भी किया जा सकता है। और एनी रिक्वेस्ट रिटर्न में हो या ओरल हो हैज़ बिन रिसीव फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, कोई रिक्वेस्ट आई है ओरल में या रिटर्न में अदर पुलिस स्टेशन की, जिसमें ये बोला गया है कि अरेस्ट करवाना है किसी भी व्यक्ति का, तो वो भी अरेस्ट किया जा सकता है। अब एक छोटा सा ट्रिक है याद करने का, सिप्स ऑर्डर की स्पेलिंग गलत है, ये आर होना चाहिए, लेकिन हम उसको याद करने के लिए ऑर्डर माने डबल आई भी है यहाँ पे, डबल आर भी है, सिप्स ऑर्डर। तो सी से हमारा होगा कॉग्निजेबल ऑफेंस, आई से होगा इंफॉर्मेशन, रीजनेबल कंप्लेन अगर आई है 0 से 7 ईयर्स के बीच में। फिर आई से हमारा फिर इंफॉर्मेशन आ रही 7 साल से ज़्यादा की। फिर पी से हमारा प्रोक्लेन ऑफेंडर, एस से हमारा स्टोलन प्रॉपर्टी, ओ से हमारा ऑब्स्ट्रक्टिंग पुलिस ऑफिसर, डी से हमारा डिजर्टर, ई से हमारा एक्स्ट्राडिशन, और आर से हमारा रिलीज, और आर से हमारा रिक्वेस्ट। रिलीज मीन्स अगर बेल पे अगर उसको रिहा किया गया तब भी वो कुछ ऐसा काम करता है तो भी उसको वापस से अरेस्ट किया जा सकता है, और कोई रिक्वेस्ट आई है कोई और पुलिस स्टेशन से तो भी। और एक्स्ट्राडिशन में ये रहता है, एक्स्ट्राडिशन एक वर्ड रहता है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो बाहर में कोई ऑफेंस किया गया है जो कि इस कंट्री में पनिशेबल है, उसको सामने वाली कंट्री जहाँ ऑफेंस किया गया है वहाँ से मांगा जा सकता है थ्रू एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। अगर उसने जो कंट्री है उसने साइन किया होगा अदर कंट्री के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, तो उस केस में किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये बेयर एक्ट की प्रोविजन से एक बार देख लेते हैं। अरेस्ट विदाउट वारंट हेडिंग है हमारे सेक्शन 35 की। 10 ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसमें अरेस्ट किया जा सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जो कि पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में हो तो अरेस्ट किया जा सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस हो लेकिन 7 ईयर्स से कम हो, उसमें कंडीशंस लगेगी कि रीजनेबल कंप्लेंट आई है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, पुलिस ऑफिसर बिलीव करते हैं। और ज़रूरी क्यों है अरेस्ट? ज़रूरी है हमारा फर्दर ऑफेंस मत हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस ना हो, थ्रेट ना करे एक्यूज्ड पर्सन, और रिक्वायर्ड अटेंडेंस टू द कोर्ट में अटेंडेंस उसकी रिक्वायर्ड हो। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि 7 ईयर्स से ज़्यादा है या फिर डेथ से पनिशेबल है तब उस केस में हम लोग अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट के। फिर प्रोक्लेन ऑफेंडर हो या तो पजेस किया हो कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी को, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो, स्केप कर रहा हो पुलिस से, या फिर आर्म फोर्सेस का डिजर्टर हो, या फिर कोई ऑफेंस किया हो आउटसाइड इंडिया, तो एक्स्ट्राडिशन के थ्रू उसको बुलाया जा सकता है। या रिलीज कन्विक्ट हो जो कि वॉयलेट कर रहा होगा रूल अपना सेक्शन 394 का 5। 394 की हेडिंग है ऑर्डर ऑफ नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। 394 का 5 ये बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एक रूल बनाती है जो कि कैरी आउट करता है प्रोविजन अंडर दिस सेक्शंस, ठीक है, और रिलीज करता है नोटिफिकेशन के थ्रू रेसिडेंस या फिर चेंज या एब्सेंस ऑफ द रेसिडेंट ऑफ द रिलीज कन्विक्ट। इस केस में अगर ये इस कंडीशन को अगर वायलेट करता है तब वो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 यहाँ पे, या फिर रिक्वेस्ट ऑफ द अनदर पुलिस ऑफिसर, ये 10 कंडीशंस हमारे दिए गए हैं जो कि अरेस्ट के बारे में बताते हैं। सेक्शन 35 का 2 बात करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में कि नो अरेस्ट विदाउट वारंट, कोई अरेस्ट नहीं होगा विदाउट वारंट। एक्सेप्शन हमारा दिया गया 39 में, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई भी अरेस्ट नहीं होगा विदाउट वारंट, एक्सेप्शन है हमारा सेक्शन 39। फिर उसके बाद सेक्शन 39 क्या बात करता है,
ये हमारा दिया गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले केस में कि अरेस्ट अगर हो रहा है, अरेस्ट हो सकता है किसी व्यक्ति का अगर वो नाम को नहीं बताता है, नाम को पता मतलब नाम को छुपाता है, नहीं बताता है, गलत देता है, उस केस में उसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 35 के 3 में दिया गया है कि नोटिस इंस्टेड ऑफ अरेस्ट फॉर द कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा लगता है पुलिस ऑफिसर को कि उसको अरेस्ट करने के बजाय नोटिस देना, तो नोटिस दिया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे ही मे शब्द का यूज़ किया गया कि पुलिस ऑफिसर मे गिव नोटिस और मे अरेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो पर्सन है जिसको नोटिस मिला है वो कंप्लाई करना चाहिए नोटिस के साथ में, और फिर जो पर्सन कंप्लाई करता है तो अरेस्ट नहीं होता है और पुलिस रिकॉर्ड करती है, रीज़न रिकॉर्ड कर लेती है, ठीक है। और अगर पर्सन फेल हो जाता है कंप्लाई करने के लिए, फिर रिफ्यूज़ करता है अपनी आइडेंटिटी को, तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकती है सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। फिर सेक्शन 35 का 7 बात करता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया ऐड किया गया था जो कि सीआरपीसी में नहीं है लेकिन बीएनएसएस में दिया है कि कोई भी अरेस्ट नहीं होगा विदाउट परमिशन ऑफ डीएसपी और अबव, मतलब डीएसपी या उसके अबव रैंक के व्यक्ति के परमिशन लगेगी अगर ऑफेंस 3 साल से कम का हो, या तो कोई अनफर्म व्यक्ति हो या फिर 60 अबव व्यक्ति हो। इस केस में हमारा जो अरेस्ट होगा वो परमिशन के साथ होगा, किसके, डीएसपी के या फिर उनके अबव कोई भी ऑफिसर के। अब इसी का ही ना लीडिंग केसेस हम लोग बस नाम याद रखेंगे। अनिश कुमार बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें यही बोला गया कि पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड करना चाहिए रीजंस ऑफ द अरेस्ट, ठीक है। उसके जोगिंदर कुमार और स्टेट ऑफ यूपी में बोला गया था कि अरेस्ट मस्ट बी जस्टिफाइड, नॉट बी अ ऑटोमेटिक प्रोसीजर इन द कॉग्निजेबल ऑफेंस। मीन्स यहाँ पे जो डिस्ट्रीशन को बोल रहा है कि जस्टिफाइड होना चाहिए, जो अरेस्ट होगा कॉग्निजेबल केस में वो जस्टिफाइड होना चाहिए, एक नॉर्मल प्रोसीजर की तरह फॉलो नहीं करना है उसको। डीके बासु तो है ही जिसमें 16 गाइडलाइंस दिए गए थे प्रॉपर प्रोसीजर को अरेस्ट प्रोसीजर के बारे में। सेक्शन 38 करेंगे, यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है अरेस्ट का, और जो भी ड्यूटी है किसी व्यक्ति, जो भी ऑफिसर हमारा अरेस्ट कर रहा है उसकी क्या ड्यूटी बनती है। तो सबसे पहला है कि उसने जो भी आइडेंटिफिकेशन है, जो उनका बैच होगा वो क्लियरली एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति अरेस्ट करना जा रहा है उसको प्रॉपर यूनिफॉर्म में एक तरह से होना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि मतलब उनके आइडेंटिटी क्लियरली स्टैब्लिश होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए एक्यूज्ड पर्सन के दिमाग में कि ये कौन व्यक्ति है हमको जो अरेस्ट करने आए हैं। इसके बाद अरेस्ट मेमोरेंडम बनेगा, जो एटलीस्ट एक विटनेस होने चाहिए जिसमें अरेस्ट मेमो में वो साइन करे, लोकेलिटी या फिर फैमिली के हो सकते हैं। और ये जो अरेस्ट मेमोरेंडम है हमारा या अरेस्ट मेमो है हमारा, उसको काउंटर साइन करना है पुलिस पर्सन अरेस्टेड के, जो एक्यूज पर्सन है या फिर जो अरेस्टेड पर्सन है वो काउंटर साइन करेंगे किसको, अरेस्ट मेमो को। फिर इन्फॉर्म पर्सन अरेस्टेड, इन्फॉर्म पर्सन अरेस्ट को बताना, मतलब जो भी पर्सन अरेस्ट हो रहा है उसके फैमिली रिलेटिव्स को बताना पड़ेगा कि इनको अरेस्ट करके लेके जाया जा रहा है। फिर हम करेंगे सेक्शन 37। सेक्शन 37 बताता है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर के बारे में। यहाँ पे पुलिस कंट्रोल रूम पीसीआर इस्टेब्लिश की जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल पे। अपॉइंट किया जाएगा डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में या फिर हर पुलिस स्टेशन में काम करेंगे, और ये जो ऑफिसर होंगे वो एएसआई रैंक से नीचे नहीं होंगे, मिनिमम एएसआई रैंक के ही होंगे, और रिकॉर्ड करेंगे रीज़न, नाम, एड्रेस अरेस्टेड पर्सन का और नेचर ऑफ द ऑफेंस करेंगे, और उसका पब्लिक डिस्प्ले होगा फिजिकली पुलिस स्टेशन में और डिजिटली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। फिर सेक्शन 38 बात करता है कि लीगल असिस्टेंस ज़रूरी है। राइट टू लीगल असिस्टेंट ड्यूरिंग इंटरोगेशन के टाइम पे लीगल असिस्टेंस ज़रूरी होता है। नॉट कंटिन्यूस प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट, यहाँ पे एडवोकेट का कंटिन्यूस प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, बट जो फर्स्ट इंटरोगेशन हो रहा है उस टाइम पे, इंटरोगेशन के टाइम पे ज़रूरी है। इसका पर्पस क्या है कि अरेस्टेड पर्सन जो है वो लीगल असिस्टेंस से डिप्राइव ना हो,
उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा पुलिस मिसकंडक्ट से, कोहर्जन से या फिर फोर्स कन्फेशन से। इवन दो कन्फेशन की वैल्यू उतनी नहीं होती, बट इस सब स्टेटमेंट से मीन्स उसके जो इनिशियल राइट्स है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं जब कोई एडवोकेट उसके साथ में रहते हैं। और पुलिस ब्रुटैलिटी से भी एक तरह से उनको बचाया जा सकता है इस केस में। बैलेंस पुलिस इन्वेस्टिगेशन बैलेंसेस पुलिस इन्वेस्टिगेशन पावर्स विद फंडामेंटल राइट्स ऑफ द एक्यूज। जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पावर है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं, नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स है एक्यूज के वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते पुलिस इन्वेस्टिगेशन पावर से, राइट। फिर मूविंग ऑन, सेक्शन 39 बात करता है हमारा अरेस्ट ऑन द रिफ्यूज़ल टू गिव नेम। कोई भी व्यक्ति अगर अपना नाम नहीं बता रहा है तो उस केस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। किस चीज़ के लिए? अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो कि प्रेजेंस में हो रहा है पुलिस ऑफिसर के, और वह व्यक्ति है नाम को छुपा रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है नहीं बताने से, या फिर फॉल्स आइडेंटिटी बता रहा है, तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है ताकि उसका जो रियल नेम है वो असर्टेन कर सके, राइट। उसके बाद फिर ट्रू नेम अगर कंफर्म हो जाता है वंस, तो उसको रिलीज़ करना पड़ेगा बेल पे, या फिर कंडीशन यही रखेंगे हम लोग कि वो अपीयर होंगे मजिस्ट्रेट के सामने। प्रोवाइज़ो यहाँ पे दिया गया कि कोई फॉरेन नेशनल है जो कि ऐसा नाम को छुपा रहे हैं, तब जो उनका बेल बॉन्ड होगा वो सिक्योर किया जाएगा इंडियन श्योरिटी के द्वारा। फिर प्रोसीजर क्या रहेगा? आइडेंटिटी अगर नाम स्टैब्लिश नहीं हो पाती है, ट्रू नेम स्टैब्लिश नहीं हो पा रही 24 घंटे में, या फिर वो बेल बॉन्ड को या श्योरिटी को फर्निश नहीं कर पा रहे, तब इस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर को प्रेजेंट किया जाएगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने। अब सेक्शन 40 में दिया गया है अरेस्टेड पर्सन कोई भी जो प्राइवेट व्यक्ति है वो भी अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 41 में दिया गया है कि मैजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी प्राइवेट पर्सन के सामने बेलेबल या प्लस नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है, या फिर उनके सामने किसी प्राइवेट पर्सन के सामने कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर होता है, तो वो प्राइवेट पर्सन भी पावर रखता है उसको अरेस्ट करने का, लेकिन कंडीशन है कि उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर के सामने 6 घंटे के अंदर, ठीक है। और जहाँ पे पुलिस ऑफिसर नहीं है, नो पुलिस ऑफिसर फाउंड, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जा करके उस व्यक्ति को हैंड ओवर करना पड़ेगा। अब रोल क्या आता है पुलिस ऑफिसर का? अरेस्टेड पर्सन जो होंगे उसको अरेस्टेड पर्सन को कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जाएगा। ये माना जाएगा कि वो सेक्शन 35 के 1 में अरेस्ट विदाउट वारंट इन द ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर के वाले में चीज़ में इसको अरेस्ट किया गया है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो ये माना जाएगा 35 में उसको अरेस्ट किया गया। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल है तो अगर वो नाम को छुपा रहे हैं या फिर बता नहीं रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उस केस में हम लोग प्रोसीजर फॉलो करेंगे सेक्शन 39 का। उसका नाम को पता करने के लिए हम लोग उसको रख सकते हैं, और फिर अगर 24 घंटे में उसका नाम पता नहीं चलता तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। जो भी प्रोसीजर दिया गया सेक्शन 39 में उसको फॉलो करेंगे। फिर अगर कोई भी ऑफेंस नहीं बनता है, कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं मिल रहा है, तो इमीडिएटली उसको रिलीज़ किया जाएगा। यही चीज़ थोड़ी सी और अलग वे में लिखी गई है कि प्रोक्लेम ऑफेंडर है अरेस्ट बाय द प्राइवेट पर्सन, प्रोक्लेम ऑफेंडर है या फिर कोई भी प्राइवेट व्यक्ति के सामने कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ है। और अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है जो कि एब्सकॉन्ड किया गया, प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट प्रोक्लेम ऑफेंडर इवन इफ द ऑफेंस इज नॉट डन इन द प्रेजेंस ऑफ द प्राइवेट पर्सन। एब्सकॉन्डिंग के केस में जो भी एब्सकॉन्डेड पर्सन या फिर प्रोक्लेम ऑफेंडर, उस केस में ज़रूरी नहीं है कि उस प्राइवेट पर्सन के सामने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया हो, उसको वैसे भी अरेस्ट कर सकता है प्रोक्लेम ऑफेंडर अगर वो रहता है तो। अगर जैसे कि अगर प्राइवेट पर्सन है उसको तो नहीं पता, हर व्यक्ति को थोड़ी ना पता कि कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कौन सा नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर वो गलती से अगर वो कर भी देते, जैसे मान लें कॉग्निजेबल या नॉन, मतलब कोई भी अगर किसी व्यक्ति के सामने अगर कोई ऑफेंस हो रहा है, उसको लगता है कि हाँ मेरा अधिकार है उसको अरेस्ट करने का, और उसको अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक, लेकिन बाद में चलता है कि ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल नहीं था, तो ये माना जाएगा कि ये मिस्टेक है। जो सेक्शन 17 में बात की गई BNSS के मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये माना जाएगा कि वो गुड फेथ में किया गया था कोई भी व्यक्ति के द्वारा,
और वो इसके जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा किसके, भारतीय न्याय संहिता के। और जो अरेस्टेड पर्सन है उसको 6 घंटे के अंदर पुलिस ऑफिसर को या तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देना पड़ेगा। फिर देखिए अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट शब्द का इस्तेमाल किया तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने अगर हो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अरेस्ट बाय द मजिस्ट्रेट व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड इन हिज प्रेजेंस। अगर मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई भी ऑफेंस हो रहा है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, अगर मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में हो रहा है या फिर उनके जुडिस्डिक्शन में होता है, वो खुद से अरेस्ट कर सकते हैं और कस्टडी में भेज सकते हैं या फिर ऑर्डर कर सकते हैं और वो कस्टडी में भेजा जा सकता है। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट एट द टाइम ऑफ एट एनी टाइम विद इन जुडिस्डिक्शन। कभी भी अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं अगर कोई भी पर्सन उसके जुडिस्डिक्शन में उसने कोई भी ऑफेंस किया है या फिर मजिस्ट्रेट ऑथराइज टू इशू वारंट फॉर पर्सन अरेस्ट अंडर द गिवन सिचुएशन। तो मजिस्ट्रेट के पास भी पावर है। सेक्शन 42 में बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेज के जो भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो अरेस्ट जो होगा वो प्रायर कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही होगा। ठीक है। और सेक्शन 42 जो है वो प्रिवेल होता है सेक्शन 35, 39, 40, 41 मीन्स ये ओवर राइडिंग इफेक्ट रखता है। और जब भी कोई भी आर्म्ड फोर्सेस का व्यक्ति है जो कि अपना कोई भी काम डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी में कर रहे हैं तो उनका अरेस्ट से पहले प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड होगा या प्रीवियस कंसेंट रिक्वायर्ड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये प्रोविज़न प्रिवेल करता है। फिर एक्सटेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन टू सर्टेन फोर्सेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये चीज़ जो है, ये जो प्रोटेक्शन दिया गया है सबसेक्शन 1 में, वो अप्लाई कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट, ये चीज़ अप्लाई करता है कोई और फोर्सेस में जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर में आते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा कि सेम प्रोटेक्शन है किसी क्लास, स्पेसिफिक क्लास को या कैटेगरी ऑफ पर्सन पे भी अप्लाई करेंगे। और ये अगर नोटिफाई कर देते हैं, इन दैट केस अरेस्ट अगर होगा तो प्रायर कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड होगा। अब सेक्शन 43 की बात करते हैं कि अरेस्ट करना कैसे है। तो अरेस्ट करना कैसे है, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड होता है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए अनलेस वॉलेंट्री सबमिशन हो। ठीक है, मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है, मतलब यूज़ कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं। अगर वो खुद से वॉलेंट्री सबमिट कर रहे हैं बाय वर्ड्स या एक्शंस के तो फिजिकल कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं होता है। ये दोनों चीज़ दोनों पे अप्लाई करता है, पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी और प्राइवेट पर्सन जो भी अरेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी अप्लाई करता है। फिर प्रोवाइजो बात करता है स्पेशल प्रोविज़न फॉर अरेस्टिंग वुमेन। वुमेन को अगर अरेस्ट करना है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो अपनी कस्टडी को सबमिट करती है अपॉन ओरल इंटीमेशन। अगर उसको बोला जाए तो वो माना जाएगा कि वो अपने आप कस्टडी में आ गई हैं। कोई फिजिकल कांटेक्ट ज़रूरी नहीं होता है अनलेस ज़रूरी है। ठीक है, और फिर कोई भी मेल जो है वो अरेस्ट नहीं करेगा किसी भी फीमेल को। ठीक है, डू नॉट टच वुमेन मेकिंग अरेस्ट अनलेस सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर्ड हो तो कर सकते हैं, और या तो अरेस्ट करना भी है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर ही फीमेल को अरेस्ट कर सकती है। फिर यूज़ ऑफ फोर्स इन अरेस्ट। ठीक है, कब रिक्वायर्ड होगा, नेसेसरी और बाय ऑल नेसेसरी मीन्स अगर जो पर्सन है रेसिस्ट कर रहा है या फिर भागने की कोशिश कर रहा है तभी फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर जो है हैंड कफिंग के बारे में, हैंड कफिंग बेस्ड रहता है किसके ऊपर, ऑफेंस के ऊपर या क्रिमिनल हिस्ट्री के ऊपर। अगर कोई भी व्यक्ति के ऊपर अगर हैंडकफ कब यूज़ किया जाएगा, जब हैबिचुअल ऑफेंडर हो या फिर रिपीटेड ऑफेंडर हो, राइट। या तो फिर वो स्केप किया गया है, अपनी कस्टडी से वो भागा है, या फिर जो ऑफेंडर इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइज क्राइम में, टेररिज्म में, ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस में, तब उसको ऐसा किया जा सकता है। फिर जैसे यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2003 का केस है, ये लैंडमार्क केस। इसमें गाइडलाइंस दी गई थी वुमेन को अरेस्ट करने के लिए, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में।
अब हैंडकफिंग के बारे में अच्छे से डिटेल में कर लेते हैं। ये जो बेस्ड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है नेचर या ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के ऊपर बेस्ड होता है। हैंडकफिंग कब की जा सकती है? हैबिचुअल या फिर रिपीटेड ऑफेंडर के केस में की जा सकती है, या तो कोई व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा है तब की जा सकती है, या फिर वो व्यक्ति किस इन्वॉल्व है किस में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, टेररिज्म में, ड्रग रिलेटेड क्राइम में, इलीगल पोजेशन रखा है, आर्म्स एंड एम्यूनेशन का, रेप का ऑफेंस किया है, मर्डर किया है, एसिड अटैक किया है, काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी किया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, सेक्सुअल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है, या फिर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट किया है। इन सब केसेस में उनको हैंडकफ किया जा सकता है, लेकिन हैंडकफिंग इज़ नॉट मैंडेटरी। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज़ ऑफ डेडली फोर्स, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे हम यूज़ में, किसका? डेडली फोर्स में। जनरल रूल यही है कि कैन नॉट किल वाइल अरेस्टिंग, यूज़ नहीं करना हमको डेडली फोर्स। जब भी हम अरेस्ट करें किसी व्यक्ति को तो हमको डेडली फोर्स यूज़ नहीं करना है। जनरल रूल यही है कि हम उसको मार नहीं सकते, बट एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई पर्सन है जो कि एक्यूज्ड है किसी भी ऑफेंस का जो कि पनिशेबल है डेथ और एलाई, तो हम डेडली फोर्स का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज एन एक्सेप्शन टू दैट। फिर नो अरेस्ट ऑफ वुमेन एट नाइट, कोई भी वुमेन का अरेस्ट रात को नहीं हो सकता। जनरल रूल यही कहता है कि कोई भी वुमेन का अरेस्ट रात को नहीं हो सकता। दैट इज आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज नहीं हो सकता। एक्सेप्शन ये है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट करती है, या फिर जो वुमेन पुलिस ऑफिसर है वो रिटर्न में परमिशन ले आती हैं। शैल यहाँ पे लिखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से। यहाँ पे सेक्शन 44 को पढ़ेंगे। अब सेक्शन 44 में बात करता है कि कोई भी अरेस्ट, जो भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाना है, सॉट टू बी अरेस्टेड, अगर वो किसी प्लेस में एंटर करता है तो उस केस में क्या होगा? तो लीगल ड्यूटी है जो ऑक्यूपायर, जिसने अरेस्टेड पर्सन उस ऑक्यूपायर के घर में अगर घुस गया है, प्रॉपर्टी में घुस गया है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पुलिस को असिस्ट करे और जितनी भी फैसिलिटी रिक्वायर्ड है सर्च करने की, हाउस की, वो फुलफ़िल करे और हेल्प करे, फैसिलिटेट करे, ताकि जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करना चाहता है वो ईज़िली अरेस्ट कर सकता है। अगर ऑक्यूपायर डिनाई करता है या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करता है सर्च करने में, तो पुलिस ऑफिसर फोर्स यूज़ कर सकती है और फोर्स एंट्री ले सकती है। लेकिन अगर ये जो घर है वो किसी पर्दानशी लेडी जो कि नॉर्मली किसी के सामने नहीं आती हैं, अगर उसने ऑक्यूपाई किया गया है तो पावर ऑफ द अरेस्ट जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा इसमें। पुलिस ऑफिसर जो है अगर एंटर होती है अरेस्ट करने के लिए और वो खुद को, पुलिस ऑफिसर खुद ही फंस जाते हैं वहाँ जाके, तो उनकी लिबर्टी है कि वो विंडो या फिर डोर्स को ब्रेक कर सकते हैं। फिर सेक्शन 45 बात करता है परसूट ऑफ ऑफेंडर एंटरिंग इनटू अदर जुरिसडिक्शन। मीन्स अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे की जुरिसडिक्शन से बाहर चले जाता है तब भी पुलिस ऑफिसर उसको परस्यू कर सकती है। पुलिस ऑफिसर कैन परस्यू एक्यूज्ड हाइडिंग एनीवेयर इन इंडिया, जहाँ भी वो इंडिया में छुपा हो पुलिस ऑफिसर उसको परस्यू कर सकती है, उसको अरेस्ट कर सकती है, इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए अरेस्ट कर सकती है विदाउट और विथ वारंट। फिर अननेसेसरी रिस्ट्रेंट के बारे में बात करते, सेक्शन 46 बात करता है कि अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए अगर मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति भाग रहा है, नहीं मिल रहा, अगर वो पुलिस ऑफिसर को मिल जाता है तो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्ट्रेंट नहीं करना है। कितना करना है? खाली कि वो भाग ना सके उनकी कस्टडी से। फिर 47 बात करता है कि ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की या फिर राइट है किसी अरेस्टेड पर्सन का कि वो जाने कि किस ग्राउंड्स पे उनको अरेस्ट किया जा रहा है। फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस को बताया जाएगा और उसको ये भी बताया जाएगा कि ये बेलेबल ऑफेंस है और उनको बेल मिल सकती है। फिर सेक्शन 48 बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट टू द रिलेटिव। ये इसकी ड्यूटी बनती है पुलिस ऑफिसर की कि उसको बताए एक्यूज पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को, कि वो दूसरे को इन्फॉर्म कर सकते अबाउट द अरेस्ट ऑफ द हिज अरेस्ट टू हिज रिलेटिव और फ्रेंड, ताकि उसका वो बेल का कुछ प्रोविज़न कर सकें। फिर सेक्शन 49 बात करते हैं सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन
जब भी पुलिस ऑफिसर विथ वारंट अरेस्ट करता है, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हैं विथ वारंट बट बेल नहीं मिलती या फिर बेल फर्निश नहीं होती, या तो फिर अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहे विदाउट वारंट तो उसको बेल नहीं मिल पाती या फिर बेल फर्निश नहीं हो पाती, उस केस में पुलिस ऑफिसर उस अरेस्टेड पर्सन को सर्च कर सकते हैं, जो भी सामान उसका रहेगा उसको सीज कर सकते हैं और जो रिसिप्ट होती है उसको अरेस्टेड पर्सन को दे दिया जाता है। और जो फीमेल अक्यूज्ड होती है उसको फीमेल ही करेंगी ये सर्च वाला काम, और उनकी डिसेंसी का स्ट्रिक्ट रिगार्ड मतलब डिसेंसी को ध्यान में रहते हुए काम करेंगे। सीजर ऑफ द वेपन, कोई भी ऑफेंसिव वेपन होता है उसको सीज किया जाएगा और उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। फिर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है विदाउट वारंट तो उसको अननेसेसरी डिले में हमको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है या तो फिर ऑफिसर इंचार्ज के सामने प्रेजेंट करना है। फिर ये टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई कि विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को कोई भी अरेस्टेड पर्सन को। सेक्शन 51 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कोई भी एक्यूज्ड का, पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट में एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये इस केस में होता है जब पुलिस को लगता है कि कोई भी एक्यूज्ड के बॉडी में कोई भी एविडेंस मिल सकता है, जैसे डीएनए, ब्लड या स्क्रैचेस वगैरह मिल सकते हैं। इस केस में एक्यूज्ड का मेडिकल का एग्जामिनेशन करवाया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। रीजनेबल फोर्स यूज़ कर सकते हैं, जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होंगे वही अक्यूज का एग्जामिनेशन करेंगे और एग्जामिनेशन करने टाइम पे रीजनेबल फोर्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर अक्यूज डिसिस्ट करता है तो फिर बात करते हैं कि अक्यूज अगर फीमेल अक्यूज है तो उसका एग्जामिनेशन फीमेल डॉक्टर की जाएगी या फिर एग्जामिनेशन फीमेल डॉक्टर करेगी या फिर फीमेल डॉक्टर के सुपरविजन में ही किया जाएगा। फिर प्रॉम्प्ट रिपोर्ट के बारे में ये बोला गया था कि जो भी डॉक्टर है वो रिपोर्ट को सेंड करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को विदाउट एनी डिले, बिना डिले किए उसको रिपोर्ट को सेंड करेंगे। एग्जामिनेशन में यहाँ पे ब्रॉड टर्म में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम लोग ब्लड, डीएनए, सीमेन, स्वैब, हेयर सैंपल सारे मॉडर्न टेक्निक को यूज़ किया जाता है। फिर सेक्शन 52 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज पर्सन ऑफ रेप। ये यहाँ पे जो भी एक्यूज पर्सन रहता है रेप का या फिर अटेम्प्टेड रेप का, उसका एग्जामिनेशन करना मैंडेटरी रहता है और ये जो है गवर्नमेंट डॉक्टर के द्वारा ही एग्जामिनेशन करा जाता है और यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। और डिटेल रिपोर्ट जो है उसमें अच्छे से स्पेसिफाई किया जाता है नेम, एज, मार्क ऑफ इंजुरी, डीएनए मटेरियल कलेक्टेड एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स। फिर रिपोर्ट को हम भेजते हैं किसको, रिपोर्ट में रीजंस और एग्जैक्ट कंक्लूजन दिया जाएगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके। फिर द रिपोर्ट इज सेंड टू द मजिस्ट्रेट एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन फाइल, मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, मैंडेटरी हेल्थ चेकअप होता है। जब भी उसको अरेस्ट किया जाता है तो ये एक मैंडेटरी हेल्थ चेकअप है कि अगर बाद में कुछ भी अगर कस्टोडियल वायलेंस या कस्टोडियल डेथ होती है तो ये एक प्रूफ रहता है कि जो व्यक्ति है हो सकता है इंजरी उसकी पहले से हो और स्टेशन जाके उसकी डेथ हो जाए, तो ये तो आ जाएगा कि कस्टडी में उसकी डेथ हुई या फिर कस्टोडियल टॉर्चर किया गया है। इस केस में मैंडेटरी चेकअप कराया जाता है। जो भी व्यक्ति एक्यूज अरेस्ट होता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ताकि इसको सेफगार्ड कर सके कस्टोडियन टॉर्चर से। फिर जो भी डॉक्टर रहेगा वो इंजरीज अगर कुछ होंगे या मार्क ऑफ वायलेंस होंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे और ये जो है इसकी कॉपी, मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी एक्यूज्ड को अरेस्टेड पर्सन को या तो उसकी नॉमिनी को दी जाती है, कॉपी टू द एक्यूज्ड। ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन या टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ये हमारा सेक्शन 7 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। वो भी बात किया जाता है कि जो भी फैक्ट्स हैं जो कि आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करते हैं वो रिलेवेंट फैक्ट होते हैं। फिर यहाँ पे बात किया गया है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर रिक्वायर्ड होता है कि उसका जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसका
उसका आइडेंटिफिकेशन करना है तो विटनेस आइडेंटिफाई करती है और कोर्ट कैन ऑर्डर द एक्यूज टू पार्टिसिपेट, ऑर्डर कर सकती है पार्टिसिपेट करने के लिए आइडेंटिफिकेशन परेड में। फिर अगर विटनेस जो है वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर जो है वो सुपरविजन में मजिस्ट्रेट के वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी किया जा सकता है, जैसा विटनेस कंफर्टेबल हो। फिर जो हमारा सेक्शन 55 है प्रोसीजर के बारे में बताता है। पुलिस ऑफिसर डिस्प्यूट टू दी सबऑर्डिनेट, एक प्रोसीजनल फॉर्मेलिटी है। जब भी कोई भी सुपीरियर ऑफिसर जो है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर या जूनियर ऑफिसर को बोलता है अरेस्ट करने के लिए विदाउट वारंट, तो उनको ये चीज़ राइटिंग में रिटन ऑर्डर में दी जानी चाहिए और जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर होंगे वो बताएंगे एक्यूज को, उस ऑर्डर को दिखा सकते हैं अगर दिखाया जाए तो। लेकिन सेविंग क्लॉज में यही है कि ये जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है वो इंडिपेंडेंटली अरेस्ट किया जा सकता है। उनके जनरल पावर तो है ही, सेक्शन 35 में दिया गया है कि कोई भी ऑफेंस अगर होता है पुलिस ऑफिसर के सामने तो वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं, जनरल पावर को कोई इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर कोई सीनियर ऑफिसर अगर किसी जूनियर को बोल रहा है तो वो उस चीज़ को रिटन ऑर्डर में ही लिख के देगा, रिटन ऑर्डर रहेगा तभी सबऑर्डिनेट उसको फॉलो करेंगे। फिर हेल्थ और सेफ्टी, ये राइट है किसका, अरेस्टेड पर्सन की हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। ये एक लीगल ड्यूटी डालती है पुलिस ऑफिसर के ऊपर कि कोई भी अगर कस्टडी में है तो इंश्योर किया जाएगा कि वो सेफ़ हो और हेल्थ उसका ठीक ठाक रहे। फिर जो भी पर्सन है अरेस्ट किया जाता है उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा। पुलिस कैन नॉट कीप पर्सन इन कस्टडी आर्बिट्रेरी, ठीक है, दे मस्ट टेक द अरेस्टेड पर्सन टू द मजिस्ट्रेट विदाउट एनी अननेसेसरी डिले, बिना नेसेसरी डिले के उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। सेक्शन 58 में बता दिया गया कि अरेस्टेड पर्सन नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर, 24 आवर का टाइम लिमिट दे दिया गया। ये सेक्शन जो है वो 24 आवर का टाइम लिमिट तो बताता है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रैवल टाइम है उसको एक्सक्लूड करके, हटा करके। रिपोर्ट ऑफ पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन के वो सारे अरेस्ट जो है उसको रिपोर्ट करेंगे जो भी किया गया है विदाउट वारंट, किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इस चीज़ के बारे में बताएंगे। मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है जितने भी अरेस्ट के सामने हो रहे हैं विदाउट वारंट के उसका रिपोर्ट जमा करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर एसडीएम को, टू इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज अवेयर आर हु आर बीइंग डिटेन्ड इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 60 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन एप्रीहेंडेड। वंस अरेस्टेड अ पर्सन कैन नॉट जस्ट लेट गो बाय द पुलिस कैजुअली, दे कैन बी डिस्चार्ज ऑन बेल। एक बार अरेस्ट होता है तो उसको बिना बॉन्ड भराए या बेल के उसको जाने नहीं दिया जाना चाहिए या फिर स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट के बिना उसको ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए। फिर पावर ऑन एस्केप, परस्यू एंड रीटेक, इफ़ अ प्रिजनर एस्केप द कस्टडी, और पुलिस की कस्टडी से अगर भाग जाता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है एनीवेयर इन इंडिया, मतलब कहीं पर भी उसका अरेस्ट किया जा सकता है। पावर ड्यूरिंग परस्यूट, द पावर ऑफ सेक्शन 44 एंटरिंग एंड सर्चिंग प्लेसेस, ब्रेकिंग डोर अप्लाइज टू दिस परस्यूट इवन इफ द पर्सन चेजिंग इज एन पुलिस ऑफिसर। अब लास्ट सेक्शन है सेक्शन 62, ये बात करता है जो भी अरेस्ट होंगे इस संहिता के अकॉर्डिंग होंगे। ये चीज़ क्लॉज है वो प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी अरेस्ट जो है वो मतलब आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए और स्पेसिफिक रूल्स के या फिर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो कि इस संहिता, इस कोड में लेड डाउन है या फिर अदर लॉ में जो भी मेंशन्ड है, ताकि इलीगल अरेस्ट को प्रोहिबिट किया जा सके। ये लास्ट में कुछ केस लॉ देख लेते हैं। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार, इसमें यही बताया गया है कि जो कस्टडी जो अरेस्ट है उसका मीनिंग क्या होता है। अरेस्ट लीगल सेंस में मतलब यही होता है कि किसी को भी कस्टडी में लेना, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कस्टडी में लेता है, वो भी अथॉरिटी ऑफ लॉ में, फिर लीगल अथॉरिटी। पहला पर्सन अगर किसी को अरेस्ट करता है तो उसको अरेस्ट बोला जा सकता है। कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें पर्सनल लिबर्टी कर्टेल हो रही किसी व्यक्ति की, दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज द अरेस्ट। एप्रीहेंशन ऑफ द एक्यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, सबमिशन ऑफ द एक्यूज्ड टू द कस्टडी बाय वर्ड्स एंड एक्शन। अरेस्ट की डेफिनेशन बता रही है, इंक्लूडिंग व्हेन ही इज
is in judicial custody or on surrender before the court or submits to its discretion। फिर डीके बासु का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। या फिर अगर देखा जाए तो इसमें अनिश कुमार का केस भी, नाम खाली याद करना, अनिश कुमार का केस भी इंपॉर्टेंट है अरेस्ट में। और अशोक के आर जोहरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी है। जो है डीके बासु है ना, उसका उसमें अच्छे से गाइडलाइंस दिया गया था। फिर इस पे बेस्ड किसके ऊपर है कि जो पुलिस का पावर है, डिस्क्रिशन है अरेस्ट करने का, वो मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। और इसी से ही बहुत सारे प्रोविजंस को इंसर्ट किया गया था सिविल प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, सीआरपीसी में। इशू बिफोर द कोर्ट वाज दैट सिंपली बिकॉज द पुलिस मिसयूज ऑफ अरेस्ट शुड द पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू कल्टेट टोटली। इसमें यही इशू हुआ था कि क्या बोलते, जो पावर है पुलिस ऑफिसर का अरेस्ट करने का, वो मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो ऑनरेबल कोर्ट थे, इन द लाइट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द फेयर एंड द इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ एसेंशियल दैट इन प्रॉपर अरेस्ट शैल बी मेड बट द प्रोसीजर ऑफ द अरेस्ट हैज़ टू बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। और इसमें गाइडलाइंस दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सबसे फर्स्ट है कि पुलिस ऑफिसर जो भी अरेस्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर, क्लियर और विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाएं, जो कि सेक्शन 36 में दिया गया है। फिर जब भी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, जो अरेस्ट मेमो है उसको प्रिपेयर किया जाना चाहिए और उसको साइन किया जाना चाहिए किसी भी विटनेस के, जो कि लोकेलिटी के हैं या फिर फैमिली के भी हो सकते हैं, और वो काउंटर साइन होगा एक्यूज के द्वारा। ये अरेस्ट मेमो के बारे में बात कर रहे हैं, ये दिया गया है सेक्शन 36 में। फिर अरेस्टेड पर्सन हैव द राइट टू इन्फॉर्म वन फ्रेंड, रिलेटिव एंड ऑल्सो अबाउट द प्लेस वेयर ही हैज़ बिन केप्ट इन डिटेंशन। उसको डिटेंशन में कहाँ रखा गया है, ये चीज़ भी ये चीज़ का भी बताने का अधिकार है, ये चीज़ भी दिया गया सेक्शन 36 में ऐड कर दिया गया, राइट। उसके बाद फिर an entry shall be made regarding the place of detention and also designation of the police officer to whose custody the accused has been kept in the daily diary। ये भी दिया गया है सेक्शन 48 में। फिर हमारा अरेस्टेड पर्सन शुड बी टोल्ड अबाउट द राइट टू इन्फॉर्म फ्रेंड एंड रिलेटिव, ये भी दिया गया 48 में। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एक्यूज्ड का, जो कि रिक्वेस्टेड होगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, 51 में दिया गया है। फिर 48 आवर्स में अरेस्टी शैल बी एग्जामिन मेडिकली, मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है 48 आवर में ड्यूरिंग द पुलिस कस्टडी। हर 48 आवर में पुलिस कस्टडी में अगर वो कोई व्यक्ति है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, ताकि चेक कर सके कि कोई भी कस्टोडियल वायलेंस तो नहीं हो रहा है उसके साथ। अरेस्टेड पर्सन शैल बी अलाउड टू मीट हिज एडवोकेट ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरोगेशन बट कैन नॉट कीप हिज लॉयर थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 638 में बोला गया है। फिर पुलिस कंट्रोल रूम के बारे में बोला गया कि प्रोवाइड करना पड़ेगा हर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे, और जहाँ पे जितने भी अरेस्टेड पर्सन है उसके वेयर अबाउट्स को इन्फॉर्म करा जाएगा और डिस्प्ले किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट में या फिर पुलिस ऑफिसर वहाँ के पुलिस स्टेशन में। फिर जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कुछ पॉइंट्स है डीके बासु के, उसी को ही रीट्रेट किया गया कि अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू इन्फॉर्म one friend relative about his arrest and also about the place where he has been kept, सेक्शन 36 में बात किया गया है। फिर an entry shall be made regarding the place of detention and also designated to the designation of the police officer in whose custody the accused has been kept, मतलब किसके अंडर में रखा गया है ये भी बताना ज़रूरी है।